यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इस चैनल पर प्रतिदिन एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी आपकी सेवा में एक बड़ी शानदार कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए श्रोताओं, इस कहानी को आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक रतनपुर नामक शहर था और उस रतनपुर नामक शहर में एक कपूर चंद नामक सेठ रहा करते थे। सेठ अच्छे भले आदमी थे और ठीक ठाक पैसे वाले भी थे। उनकी ख्याति उस शहर में अच्छी थी। श्रोताओं, उस सेठ के, कपूर चंद सेठ के एक लड़का पैदा हुआ। वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सतीश चंद रख दिया। श्रोताओं, सतीश चंद को सेठ जी अपनी दुकान पर ले जाते तो वो कोई कार्य वहां नहीं करता था। कपूर चंद ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटे, हम सेठ हैं और हमारा काम ऐसे नहीं चलता आवारागर्दी में डोलने से। कपूर चंद सेठ कहने लगे, बेटे, हम सेठ हैं और हमें दुकानदारी से मतलब रहना चाहिए, हमें इन गलत कामों से क्या लेना देना। परंतु वह लड़का सेठ की एक भी बात नहीं मानता। सेठ ने एक सुंदर सी लड़की देख करके अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। श्रोताओं, विवाह हो जाने के बाद भी वह कपूर चंद सेठ का लड़का कोई काम नहीं करता था। धीरे धीरे उसको छोटी मोटी चोरी करने की आदत भी लग गई। वह अपने साथियों के साथ जाता और चोरी करता और घर आ जाता। अब देखिए श्रोताओं, सेठ बड़े बूढ़े हो गए और सतीश चंद जवान हो गया। अब सेठ उससे कहते कि बेटे, अब मुझ पर तो काम होता नहीं है, ना दुकानदारी होती है, अब काम तुम ही करोगे। परंतु सतीश चंद इस कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकल गया और एक दिन सतीश चंद मन में विचार करने लगा कि आज मैं चलता हूं और कहीं ठीक ठाक बड़ी चोरी करके लाऊंगा, क्योंकि उसे हल्की पतली चोरी की आदत भी लग गई थी। कम चोरी करता था, प्रसिद्ध चोर नहीं था, लेकिन उसे चोरी की आदत लग गई थी। तो ये मन में विचार करके कि आज कहीं से चोरी करके लाऊंगा और फिर पैसे वाला हो जाऊंगा, ये सोच करके वह सेठ का लड़का चल देता है। उसी शहर में होकर जा रहा था, रतनपुर से निकल रहा था तो राजा के महल के सामने से निकला। जब वो राजा के महल के पास आया तो सेठ के लड़के ने देखा कि महल के ऊपर सतखंडा जानते हैं आप, 7 मंजिल ऊपर, 7 मंजिल ऊपर एक बुर्ज पर, किले की बुर्ज पर 7 सोने के कलश टक रहे थे। लटके हुए थे सोने के कलश, राजा ने टांक रखे थे उस पर ऊपर। श्रोताओं, जब सेठ के लड़के सतीश चंद ने देखा राजा के महल पर सोने के कलश लटके हुए हैं, परंतु इन्हें उतारा कैसे जाए, तो ये सोच करके वह चोरी का रास्ता देखने लगा कि कहां से चोरी की जा सकती है। जब उस लड़के ने महल के चारों ओर घूम करके देखा तो देखा कि महल के अगले भाग पर जहां दरवाजा है वहां सशक्त पहरा लगा हुआ है, वहां राजा की सेना लगी हुई है। परंतु पीछे का जो भाग है वहां कुछ जंगलों से ढका हुआ क्षेत्र है, परंतु उसकी ऊंचाई बहुत है, क्योंकि पीछे से सतखंडा है। सतखंडे पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं है और पत्थरों से निर्मित किला है, विशाल दीवारें हैं। चोर होता है उसमें बड़ा दिमाग होता है। सेठ का लड़का था, दिमाग ने काम किया और किसी लोहार के पास पहुंच जाता है। लोहार से कहने लगा कि देखिए भाई लोहार, मुझे आप 100 कील बना दीजिए, मेरे लिए आप 100 कील दो। तो 100 कील बनवा करके और एक अच्छा सा हथौड़ा लेकर के चल देता है, आ जाता है अपने घर को। श्रोताओं, घर लाकर के कील और हथौड़े को रख देता है। जब रात्रि के वक्त 11 बजते हैं तो वह एक झोला लेता है, एक थैला लेता है, थैले में उन टांकियों को और हथौड़ों को रखता है। जो कील बनवा करके लाया था उन कीलों को एक थैले में रख लिया और हथौड़ा उस थैले में रख लिया और चल देता है राजा के महल में चोरी करने के लिए। श्रोताओं, राजा के महल के पिछले हिस्से पर आता है, किले के पिछवाड़े को आता है और वहां कोई सेना तो लगी नहीं हुई थी, क्योंकि काफी ऊंचाई थी किले की।
तो उसने क्या किया, कीलों को दीवार में ठोकना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे दीवार पर कील ठोकता गया, क्योंकि पत्थरों से निर्मित किला था तो उसमें काफी दरारें थी। उन दरारों में कीलों को ठोकता ठोकता ऊपर 7 मंजिल पर चढ़ जाता है और 7 मंजिल पर चढ़ करके सोने के कलशों को उतार लेता है। कलशों को उतारने के बाद अपनी कमर से बांध लेता है और बांध करके उन्हीं जो कील गड़ी हुई थी, खूंटियां थी, उनके रास्ते से नीचे उतरना आरंभ कर देता है। जिस कील पर से नीचे उतरता उसे हथौड़े से उखाड़ करके अपने बैग में रख लेता। धीरे 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 2 घंटे में उन कीलों को उखाड़ करके किले के नीचे आ गया और उन 7 कलशों को लेकर के अपने घर आ जाता है। घर आकर के 7 कलश पृथ्वी में एक गड्ढा बनाया, एक कुआं बनाया और उस कुएं में रख दिए और ऊपर से मार्बल वाला पत्थर बिछा दिया। श्रोताओं, जब प्रातःकाल हुआ तो राजा के दरबारियों ने देखा कि किले की बुर्ज पर कलश नहीं है। तो मंत्री और सैनिकों ने महाराज से जाकर के गुहार की कि महाराज, आपके किले में चोरी हो गई है। राजा कहने लगा कि चोरी कैसे हो गई, द्वार पर कौन था? कि महाराज पता नहीं। जब राजा ने द्वारपालों से आकर पूछा जो दरवाजे पर थे कि आप कहां गए थे? महल में से सोने के कलश जा चुके हैं। तो द्वारपाल कहने लगे कि महाराज, हम पूरी रात्रि भर जगते रहे हैं और आपकी सेना भी पहरा देती रही है, परंतु हम चोर के बारे में कुछ नहीं जानते, न जाने कहां से चोरी कर ले गया। श्रोताओं, अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि ऐसा कैसा चोर हो सकता है जो आकाश मार्ग से चोरी कर ले गया। श्रोताओं, राजा अपने सैनिकों से कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसी बुर्ज पर 7 कलश और टंगवा दीजिए। देखते हैं वह फिर आएगा दोबारा, और जब आता है तो आप सशक्त रहना, तैयार रहना और उसे पकड़ना होगा। जब कलश टक गए तो एक दिन फिर बनिया का लड़का मन में विचार करने लगा कि चलो 7 कलश तो मेरे पास आ गए। सेठ का लड़का था, मन में सोच रहा था कि 7 कलश तो मेरे पास आ गए सोने के, और यदि राजा ने दोबारा टकवा दिए हो और कलश तो उन्हें भी उतार लाता हूं। दिन में घूमने जाता है और देखता है कि किले पर 7 कलश और महाराज ने लटका दिए हैं। श्रोताओं, अब तो मन में विचार करने लगा कि आज रात्रि को इन्हें भी उतार ले जाऊंगा। शातिर चोर हो गया, बहुत बड़ा चोर हो गया सेठ का लड़का सतीश चंद्र। सतीश चंद्र मन में विचार करते हुए घर आ गया और जब रात्रि के ठीक 12 बजते हैं तो अपना झोला लेता है, उसमें वह खूंटियां लेता है और हथौड़ा लेकर के चल देता है राजा के किले की तरफ। श्रोताओं, राजा के किले के पिछले भाग पर पहुंचता है और पहुंच करके दीवार में उन कीलों को ठोकता हुआ, गाड़ता हुआ ऊपर सतखंडा पर पहुंच जाता है। सतखंडा पर पहुंचकर वही कलश उतारे, कलशों को अपनी कमर से बांधा और बांध करके उन कीलों को वापस उखाड़ता हुआ किले के नीचे आ जाता है और 7 कलशों को लेकर के आ जाता है और ला करके उसी कुएं में जो उसने बनवा रखा था घर के अंदर, उसी में डाल देता है। अब देखिए श्रोताओं, प्रातःकाल पुनः मंत्रियों और पहरेदारों ने देखा तो राजा से कहा कि महाराज, आज फिर कलशों की चोरी हो चुकी है। राजा कहने लगा कि इतना सशक्त पहरा होते हुए भी मेरे महल से कलश चले जाना बड़ी शर्म की बात है। तुम कहाँ रहते हो? नौकर पहरेदार कहने लगे कि महाराज, हम पूरी रात्रि भर जगकर पहरा देते हैं, पर न जाने पता नहीं कहां से चोर आ जाता है। श्रोताओं, राजा उस चोर को पकड़ने के प्रयास में कि मुझे चोर पकड़ और उसे कठोर से कठोर सजा देनी है, ये सोच करके उस किले पर फिर तिबारा तीसरी बार भी 7 कलश सोने के और टंगवा देता है और कह देता है अपने सैनिकों से कि अब की बार यदि कलश चले गए तो तुम सावधान रहना, तुमसे वसूल किए जाएंगे और अन्यथा आपको चोर पकड़ना होगा। आओ, अब तो समस्त सैनिक बड़े सावधान हो गए, दरवाजे पर सशक्त पहरा हो गया और सेना लगा दी गई। अब होता है, जब ये बात सेठ के लड़के ने सुनी कि महाराज ने 7 कलश
दोबारा टाँक दिए हैं और महाराज ने यह कह दिया है कि अब की बार कोई चोर चोरी करने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। श्रोताओं, अब तो वह सेठ का लड़का कपूर चंद का सतीश चंद मन में विचार करने लगा कि 6 कलश हो चुके हैं और उन 7 कलशों को मैं आज भी लेकर आऊंगा। रात्रि के जैसे ही ठीक 12 बजते हैं तो घर से बाहर निकलता है। जब घर से बाहर निकला तो उसके पिताजी कपूर चंद सेठ जी देख रहे थे, मन में विचार कर रहे थे कि ये लड़का कहाँ जाता है, मुझे इसको देखना चाहिए। श्रोताओं, आगे आगे सतीश चंद आ रहा है और पीछे पीछे उसके पिताजी कपूर चंद जी चले आ रहे हैं। राजा के किले के पास आकर के सतीश चंद उसमें कील गाड़ने लग जाता है दीवार में, और कपूर चंद देखने लग जाता है कि ये क्या कर रहा है। वह कील गाड़ता जाता है और ऊपर चढ़ता चला जाता है उन खूंटियों के सहारे से। धीरे धीरे सतीश चंद उसी सतखंडे पर पहुंच जाता है और वहां से उन 7 जो कलश टके हुए थे उनको उतार लेता है, उतार करके अपनी कमर में बांधता है और चल देता है। अब सुनिए श्रोताओं, जब सतीश चंद ऊपर चढ़ गया तो उसके पिताजी ने विचार किया कि मेरा पुत्र इतनी बड़ी चोरी कर रहा है, ये राजा के घर में चोरी कर रहा है, यदि राजा को पता चला तो इसे अवश्य फांसी की सजा मिलेगी, इसलिए मुझे इसके पीछे चलना चाहिए, इसे समझाऊंगा। ये सोच करके कपूर चंद भी उन खूंटियों के सहारे, जो खूंटी गड़ी हुई थी दीवार पर, उनके सहारे पकड़ करके ऊपर चढ़ जाता है, परंतु ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ सका और किले के बीच भाग में एक, कहना चाहूंगा, एक कोटर बना हुआ था, एक कोई आलमारी नुमा आकृति थी। उस आलमारी में, उस खोखड़े में बैठ जाता है। किले में दीवार थी और उसमें कोई गड्ढा बना हुआ था, उस गड्ढे में बैठ जाता है कि यदि यहां उतर के आने दे इसे तब देखूंगा। श्रोताओं, जब सतीश चंद उन कलशों को लेकर नीचे उतरा और बीच ऊंचाई पर उसने अपने पिताजी को बैठे देखा तो उससे पूछने लगे कि पिताजी आप क्यों आए। तो वो पिताजी कहने लगे, अरे मूर्ख, यदि राजा को पता चल गया तो तुझे फांसी होगी। सतीश चंद अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी आप नीचे उतरिए, नहीं तो अवश्य पता चल जाएगा, अब तक तो पता नहीं चला। सतीश चंद ने अपने पिताजी से कहा, बूढ़े पिताजी थे, चढ़ तो गए लेकिन उतरना आसान नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद भी सतीश चंद के पिताजी नहीं उतर पाए। तो सतीश चंद ने मन में विचार किया, यदि मैं यहां पिताजी को छोड़ चलता हूं तो कल प्रातःकाल राजा इन्हें पकड़ लेगा और ये हाथ आ जाएंगे तो मुझे भी पकड़ लेगा और मुझे फांसी की सजा दी जाएगी। इसलिए उसने अपने झोले में से एक कटार निकाली और अपने पिताजी के सर को काट लिया और सर को काट करके उसी झोले में रख लिया और सर को झोले में रख करके अब जब उसके पिताजी समाप्त हो जाते हैं, वहां डेड बॉडी को ऊपर छोड़ करके नीचे आ जाते हैं और कलशाओं को लेकर के अपने घर आ जाते हैं। अब देखिए श्रोताओं, सतीश चंद तो घर आ गए। इधर प्रातःकाल जब राजा के पहरेदार जागे तो उन्होंने देखा कि महाराज महल से कलशाओं की चोरी हो चुकी है। राजा कहने लगा कि ऐसा कैसा चोर है, 3 बार से लगातार चोरी कर रहा है और आपके पकड़ में नहीं आ रहा है। देखो चारों ओर कोई ना कोई निशान अवश्य होगा। कहां से चढ़ता है चोर, कहां से जाता है चोर। जब सैनिक घूमते घूमते उस किले के पीछे आए तो देखा कि किले के मध्य में एक अलमारी है और उसमें एक गड्ढा है और उस गड्ढे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उन्हें पता नहीं था कि वो मृत है, उसके सर नहीं है, क्योंकि सर को तो उसका बेटा काट लाया था। सैनिकों ने वहां चढ़कर के देखा, किसी यंत्र से या किसी भी तरीके से सैनिक उस स्थान तक पहुंचे और वहां देखा, उस डेड बॉडी को उतारा और राजा से कहने लगे कि महाराज इसका सर नहीं है, ये व्यक्ति ना जाने कौन है और इस व्यक्ति का संबंध निश्चित चोर से होगा, क्योंकि चोर इसी रास्ते से कुछ गाड़ करके इस दीवार पर निशान बने हुए हैं, ऊपर चढ़ता है और कलशों को उतार लेता है। तो राजा कहने लगे ठीक है, समस्त गुप्तचरों को बुलाया जाए और जिस घर में
कोई रो रहा हो उसी घर को पकड़ लिया जाए। वही इस जो ये कटा हुआ गर्दन वाला व्यक्ति है, इसका पता चल जाएगा, इसकी शिनाख्त हो जाएगी। श्रोताओं, राजा के गुप्तचर शहर में चारों ओर फैल गए, परंतु बनिया का जो सेठ का लड़का था बड़ा चालाक था। उसने वह सिर जो काट कर लाया था अपने पिता के सिर को चुपचाप बैग में झोले में रखा रहने दिया। अपनी पत्नी या किसी बच्चे को भी नहीं बताया, क्योंकि वो रोते और रोते तो पता चलता। चुपचाप रख दिया, इसलिए सेठ के घर में किसी को पता ही नहीं था कि हमारे सेठ का देहांत हो गया है। श्रोताओं, गुप्तचरों ने भरसक प्रयास किया, परंतु शहर में कोई नहीं रोया। राजा कहने लगा कि देखो भाई, ऐसा करो, कोई रो नहीं रहा है तो आप इसका जुलूस निकालिए। जब इसको कोई देखेगा तो हो सकता है वो इसे देख करके तो रोएगा। जिसका सदस्य होगा, जिस घर का किसी का पिता या भाई होगा, वो अवश्य रोएगा। उसकी पत्नी या उसकी लड़की, कोई ना कोई अवश्य इसके लिए रोएगा। और उसी घर जहां रोए वहीं उसको पकड़ लेना आप, और चोर हाथ आ जाएगा। श्रोताओं, राजा ने संपूर्ण शहर में जुलूस निकलवाना आरंभ कर दिया। अब देखिए, सतीश चंद्र मन में विचार करने लगा कि मैंने मेरे पिता को अपने हाथों से मारा है, उसकी गर्दन को काट लाया हूं, तो मुझे रोना जरूर चाहिए। तो श्रोताओं, सतीश चंद्र क्या करता है, बिल्कुल फटे टूटे सेठों को इसके से बड़े बड़े कपड़े पहनता है, ढीले ढाले से, और उन्हें पहन करके पतली सी चप्पल पहन करके, फटी सी चप्पल पहन करके एक शहर के चौराहे पर एक ढकेल लेता है और उस ढकेल पर केला बेचने लग जाता है। अब देखो श्रोताओं, वो तो उसका एक बहाना था। जुलूस आगे आया निकलता हुआ, तो कुछ सैनिकों ने उसे कहा कि इस ढकेल को, बगल को हटाओ। तो जैसे ही वो ढकेल को हटाने लगा तो उस सतीश चंद्र ने उस ढकेल को उल्टा कर दिया, और उल्टा किया तो उसके केले फैल गए। अब केले फैल गए तो सतीश चंद्र रोने लग गया, बड़े जोर से रोने लगा। उसके केले फैल गए थे, इस वजह से बहाना था केलों का, तो रो तो अपने पिता के लिए रहा था। अब महाराज को पता चला कि ये क्या किया। अपने सैनिकों से राजा कहने लगा, इस गरीब सेठ के तुमने केले फैला दिए, अरे इसको बेचारे को चुप करो। राजा स्वयं आता है और उस सेठ से कहता है कि देखो सेठ जी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा नुकसान मेरे सैनिक कर देंगे। लो, मैं तुम्हारे इन केलों के 10 रुपए और देता हूं। श्रोताओं, राजा सेठ को चुप पारता है, पुचकारता है, रोने से बंद करने की कहता है, परंतु सेठ हिलकी ले लेकर के रो रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी मर गए थे इसलिए। और राजा ये सोच रहा है कि इसके केले फैल गए हैं, ये इस वजह से रो रहा है। तो राजा ने 10 रुपए देकर के बड़ी मुश्किल से सतीश चंद्र को पुचकारा, चुप किया, रोने से बंद किया और जुलूस को लेकर के आगे चले गए। अब देखिए श्रोताओं, जुलूस तो बहुत आगे जा चुका था और जो सेठ का लड़का था अब घर आता है, अपने घर आ जाता है रो करके। केले बेचना तो उसका एक बहाना था। घर आ गया, खूब अपने बाप के लिए रोया। अब राजा कहने लगा कि भाई ये बड़ा पत्थर दिल आदमी है कोई, जिसके घर वाले बिल्कुल नहीं रोए, क्या पता, चलो इसका दाह संस्कार कीजिए। परंतु राजा जानता था कि जो शीश को काट करके ले गया है, उस शीश को अवश्य दाह संस्कार के वक्त कोई हो सकता है इस चिता में जलाने आए। इसलिए राजा ने अपने 4 सैनिकों को शमशान घाट पर खड़ा कर दिया कि देखो, कोई भी व्यक्ति यहां आए तो उसे आप पकड़ लेना, कोई भी शमशान घाट में प्रवेश नहीं करना चाहिए प्रातः काल तक, जब तक इसका दाह संस्कार नहीं हो जाए। अब श्रोताओं, सेठ का लड़का सतीश चंद्र मन में विचार करने लगा कि मेरे पिता के शरीर का दाह संस्कार हो रहा है और मुझे ये मस्तक जो सिर है उसमें सम्मिलित करना है। तो बड़ा चालाक था, बड़ा शातिर था, एक सन्यासी का वेश धारण किया, पूरे शरीर पर भस्म रमाई, बड़ी बड़ी जटाएं नकली बाल लेकर के लगाई और एक अघोरी महात्मा बन गया। हाथ में एक त्रिशूल लिया, एक खोपड़ी ली, 2-4 हड्डियां ले ली और एक हाथ में कमंडल ले लिया और एक बैग में, झोले में अपने पिताजी का शीश रख लिया और हाथ में एक चिलम, गांजे की चिलम कहते, उसको लेकर के चल देता है।
पहुंच जाता है शमशान घाट में। सैनिकों से कहने लगा, सैनिकों, मेरे हाथ में ये चिलम है, ये मैंने 10 दिन से नहीं भरी है, मैं इसको पी नहीं पाया हूं। सैनिक कहने लगे, क्यों बाबा, क्या हुआ? कि मैं केवल इसे चिता में से ही भरता हूं, यदि कोई चिता नहीं होती, जलती नहीं मिलती, तो मैं पीता नहीं हूं। मैं चिलम पीना उस समय बंद कर रखता हूं, और जब कोई मर जाता है, किसी की चिता मिल जाती है, तो वहां से चिलम भर के पीता हूं। मैं अघोरी हूं। ये बात सैनिकों ने सुनी तो एक सैनिक बोला, बाबा ठीक है, चिता जल रही है, आप भर लाओ। तो सेठ का लड़का चिता के पास पहुंचता है। चिलम भरना तो उसका एक बहाना था। अपने पिता का शीश उसने उस चिता में सम्मिलित कर दिया और चिलम भर करके अलख निरंजन कहता हुआ चिता से चला जाता है। वो शमशान घाट को छोड़ करके चला गया। प्रातः काल तक राजा के चारों सैनिक वहां पहरा देते हैं, और जब प्रातः काल होता है तो राजा और 2-4 मंत्री उन सैनिकों के पास आते हैं कि कोई सिर को इसमें सम्मिलित करने आया कि नहीं महाराज, कोई नहीं आया। तो राजा कहने लगा, चलो इसकी राख को आप इकट्ठा कीजिए, जिसको कहते हैं सकेलिए, सकेलनी कहते हैं तीये के दिन, तो इसको आप इकट्ठा कीजिए। तो उसको इकट्ठा करने लगे तो देखा कि उसकी खोपड़ी उसी में सम्मिलित थी, उसमें उस व्यक्ति के दांत मिल गए। राजा कहने लगा अपने सैनिकों से, अरे मूर्खो, जब दांत इसमें है, चिता में मिल गए, तो अवश्य खोपड़ी इसमें सम्मिलित की, तुम कहां गए थे? सैनिक कहने लगे, महाराज कुछ मत कहिए, एक अघोरी महात्मा आया था और कह रहा था कि मुझे मेरी चिलम पिए 13 दिन का समय हो गया है, 13 दिन से कोई चिता नहीं मिली है, मैं केवल चिता में से भर के ही पीता हूं, और यदि तुमने मुझे चिलम नहीं भरने दी तो मैं तुम्हें श्राप देकर के नष्ट कर दूंगा। हे महाराज, वही अवश्य अपने पिता के सिर को इसमें सम्मिलित कर गया। राजा कहने लगा, चोर बड़ा सातिर है, कैसे पकड़ा जाए? तो राजा सेठ का दाह संस्कार करने के बाद घर आ जाता है और मन में विचार करता है कि चोर को पकड़ना जरूरी हो गया है। यदि चोर हाथ नहीं आया तो वो और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देगा। इसलिए एक ऊंट लिया, ऊंट, और ऊंट लेकर के उसको सोने चांदी से भर दिया, उसके पूरे शरीर पर सोने चांदी से बांध करके इधर उधर लटका दिए 2-3 झोले। और राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि आप ऐसा करो, 2 इस ऊंट के पीछे चलते रहिए और 2 सैनिक आगे चलिए, केवल 4 सैनिक बड़े मुस्तैदी से चलना, ध्यान रखना कि ऊंट कहां जाता है, और जो कोई ऊंट को पकड़ने की कोशिश करे आप उसको ही पकड़ लेना, वही चोर होगा। श्रोताओं, पूरे शहर में घूमता हुआ ऊंट जा रहा है। सेठ के लड़के को यह सूचना मिल जाती है कि महाराज ने एक ऊंट में सोना भर करके उसे चोर को पकड़ने के लिए छोड़ा है। तो वो बड़ा चालाक था सेठ का लड़का, उसने पहले से ही 3 कुआं खुदवा रखे थे। मन में विचार करने लगा, ठीक है, देखा जाएगा, इधर आने दीजिए। श्रोताओं, जब ऊंट घूमता घूमता 2-4-5 दिन में उस गली पर आया जिस पर वह सेठ का लड़का रहता था, तो सैनिक सोचने लगे कि यह सेठों की गली है, यहां तो चोरी का कोई काम होगा ही नहीं। और सेठ के लड़के का घर चौराहे पर था, उससे 4-5 रास्ते इधर उधर जाते थे। तो सैनिकों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और सेठ के लड़के ने देखा कि कुछ सैनिक पीछे हैं और कुछ सैनिक आगे निकल गए। जैसे ही घर के सामने ऊंट आया, उसको पकड़ करके, नकेल लगी हुई थी उसके, रस्सी से बंध रहा था, उसको अपने घर के अंदर ले गए और घर के अंदर ले जा करके तलवार से ऊंट की नाक को काट दिया और उस कुएं में डाल दिया, और कुएं में डाल करके एक मार्बल वाला पत्थर उसके ऊपर बिछा दिया ताकि कोई बदबू भी नहीं आए। श्रोताओं, कुछ समय बाद सैनिकों ने देखा, आगे वाले सैनिक सोच रहे थे कि पीछे होगा और पीछे वाले सैनिक सोच रहे थे ऊंट आगे होगा। परंतु जब कुछ समय बाद सैनिकों ने देखा कि ऊंट कहां है, तो वो उसे खोजने लगे। अब वहां आते सेठ के घर तक, लेकिन वहां से 4-5 रास्ते जाते थे, तो इधर उधर के रास्तों पर जाने लगे कि न जाने किस रास्ते को निकल गया। श्रोताओं, उनको खूब खोजने के बाद भी ऊंट का कोई पता नहीं लगा।
राजा ने उन सैनिकों से कहा, अरे दुष्ट सैनिकों, मैंने तुम्हें इसीलिए तो छोड़ा था कि तुम उस चोर को पकड़ लोगे, परंतु तुमने मेरा ऊंट भी गायब करवा दिया, ऊंट भी चोरी करा दिया। सैनिक कहने लगे कि महाराज, पता नहीं न जाने इन 4 रास्तों से किधर निकल गया, इस गली में तो सब सेठ लोग रहते हैं। राजा ने वहां उन घरों को दिखवाया, उनकी छानबीन कराई, लेकिन सेठ बड़ा चालाक था। सेठ का लड़का था सतीश चंद्र, बड़ा चालाक था। उसने अपने मार्बल जैसा घर का फर्श था, ऐसा ही फर्श उस पर सेट कर दिया। इसलिए जो राजा के सैनिक आए देख करके चले गए, सोचने लगे ये सेठों के घर हैं तो इनमें तो चोरी होने का कोई मतलब ही नहीं उठता। श्रोताओं, अब क्या होता है? राजा सोचने लगा, चोर बड़ा शातिर है, कैसे पकड़ा जाए? चोरी हो गया है, क्योंकि उसने मेरे सोने के 21 कलश अपने और एक चोर को मार दिया। उसको जो सेठ मरा था उसको चोर ही समझ रहा था राजा, और उसका सिर भी चिता में सम्मिलित कर दिया, और अब मेरे ऊंट को भी चोर लिया। ये सोच करके राजा ने अपनी दूतियों को बुलाया। दूती कहते स्त्री गुप्तचर होती थी। तो दूतियों से कहा कि दूती, तुम में से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो एक दूती बोली, महाराज मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं तुम्हारे ऊंट का पता लगा सकती हूं। राजा कहने लगा, ठीक है, जाओ, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। यदि तुम ऊंट का या कलसा चोर का पता लगा ले तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो दूती एक ऐसा भेष बनाती है नटनी का, एक झोला लेती है, इधर उधर उसमें कुछ बर्तन भाड़े डालती है और मांगने का काम करती हुई चल देती है। एक बड़ा सा डंडा हाथ में ले लेती है, एक कटोरा ले लेती है और मांगते खाते धीरे धीरे उस शहर में चल रही है। प्रत्येक एक दिन में 2 से 3 घरों में जाती और वहां जाकर के ये पूछती कि बहन, किसी के पास एक ऊंट का कान हो तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे पतिदेव बहुत बीमार हैं और उन्हें ऊंट के कान की सख्त जरूरी है। यदि ऊंट का कान मिल जाए तो वो बच सकते हैं। श्रोताओं, पूछते पूछते धीरे धीरे वो दूती एक दिन उसी सेठ के घर आ जाती है। उस समय सेठ का लड़का स्नान करने गया था, उसकी पत्नी थी घर। तो वह धीरे धीरे उसके घर पहुंच गई और उसकी पत्नी से पहले तो उसने रोटी मांगी, उसने उसे रोटी डाल दी और सेठ की पत्नी से कहने लगी कि देख बहन, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पति बहुत बीमार रहते हैं, यदि एक ऊंट का कान मिल जाए तो मेरे पति बच सकते हैं। सेठानी को दया आ गई। सेठानी सोचने लगी कि ये बेचारी कोई मांगने वाली है, तो क्यों ना इसको ऊंट का कान उसमें से काट करके दे दिया जाए। तो सेठानी ने कहा कि ठीक है बहन, तुम बैठिए, मैं तुम्हें ऊंट का कान लेकर के आती हूं। तो वह सेठानी उस कुएं के अंदर किसी सुरंग से जाती है और उस कुएं के अंदर सुरंग से पहुंच करके वहां से एक ऊंट का कान काटती है जो मरा हुआ पड़ा था, और कान को लेकर के उस दूती को दे देती है। अब देखिए श्रोताओं, उस सेठानी को यह पता नहीं था कि ये दूती है, ये गुप्तचर है। अब जैसे ही वो दूती उस कान को लेकर के चली, तब तक वह सेठ का लड़का घूम करके स्नान करके चला आता है। जब उसने दरवाजे से उस अलग विचित्र मांगने वाली को निकलते हुए देखा तो उसे समझने में देर ना लगी कि यह कोई खतरा है, इसे मुझे रोकना होगा। श्रोताओं, ये सोच करके सेठ का लड़का जल्दी से उसके पास आता है और उस मांगने वाली से कहने लगा, उस दूती से, कौन हो तुम और क्या लाई हो? तो वह कहने लगी, भाई मैं तो रोटी मांगने वाली हूं, मैं तो रोटी लेकर के आई हूं। सेठ जी कहने लगे, आओ मैं तुम्हें और अच्छा भोजन दिलाऊंगा। तो दूती को सेठ खींचता हुआ घर के अंदर ले आता है और आकर के अपनी पत्नी से पूछने लगा, तुमने क्या दिया है इसको? सेठानी कहने लगी कि ये ऊंट का कान मांग रही थी, इसके पति बीमार रहते हैं, मैंने उसे ऊंट का कान दिया है। सेठ जी कहने लगे, ठीक है, तू नहीं जानती ये कौन है, ये राजा की दूती है। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं मौके पर आ गया, नहीं तो आज ही मुझे फांसी की सजा होती। ये कहकर के सेठ ने उस दूती को एक कुआं और बनवा रखा था तीसरा। उसने अपने घर में, पहले ही देखो चोर होता है वो हर तरीके की व्यवस्था रखता है, उस कुएं में एक रस्सी की सहायता से
उस दूती को उतार दिया और ऊपर से पत्थर कि अब आराम से बैठी रह तू इसमें। उसे खाने के लिए रोटी दे दी जाती और पानी दे दिया जाता पीने के लिए, और जो भी उसकी क्रियाएं होती उसके लिए सुबह शाम उसे बाहर निकाला जाता। श्रोताओं, अब तो दूती उस कुएं में आराम से रह रही है। खाने को 2 रोटी मिल जाती है और पीने को पानी मिल जाता है। जब कई दिन हो गए, महीने 2 महीने का समय निकल गया, तो राजा के यहां सूचना पहुंचती है कि महाराज दूती का कोई पता नहीं है, न जाने दूती कहां गायब हो गई। राजा कहने लगा, दूती गायब हो गई? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। राजा ने अपने सैनिकों से उस दूती को ढूंढवाया, उसकी खोज कराई, लेकिन श्रोताओं, दूती कहीं नहीं पाई। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि वो चोर कैसा है जिससे हम हर जगह परास्त होते हैं, वो हमारे हाथ नहीं आता और हर मोड़ पर वह सफल हो जाता है। राजा ने पुनः दूसरी दूती को बुलाया कि तुम जाओ और जो मेरी दूती है उसका पता लगा करके आओ। श्रोताओं, धीरे 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 दूसरी दूती भी अपनी बहन को खोजती हुई, उस दूती को खोजती हुई चल रही है। सेठ के लड़के को पुनः पता लग जाता है, क्योंकि जो चोरी करता है वो बड़ा शातिर होता है, हर जगह से बचने की कोशिश करता है। तो सेठ के लड़के ने पहले ही सोच लिया कि ये दूती मेरे घर अवश्य आएगी, 10 दिन में 15 दिन में, तो मैं देखूंगा इसको। श्रोताओं, सेठ का लड़का घर के अंदर सो रहा था और दूती आ जाती है। आकर के सेठ की पत्नी से पूछने लगी कि बहन, मुझे एक मेरी बहन थी मुझ जैसी और उसका पता लगाना है, क्या तुम बता सकती हो? ये बात ही कर रही थी तो सेठ का लड़का पहले ही समझ जाता है। कहने लगा, ठीक है मैं बताता हूं, आओ मेरे साथ। तो वह समझ गई कि ये मुझे बता देगा, तो दूती को उसी कुआं में दूसरी दूती को भी सेठ का लड़का उतार देता है नीचे कि अब तुम आराम से बैठी रहो। श्रोताओं, फिर 10, 15, 20 दिन निकल गए तो राजा को सूचना मिली कि महाराज, आपकी दूसरी दूती का भी कोई पता नहीं है, न जाने कहां चली गई। राजा कहने लगा, क्या हो रहा है? मेरी 2 दूती चली गई, मेरी गुप्तचर भी गायब, मेरे कलसा भी गायब, कितना शातिर चोर है वो। राजा हार गया और राजा ने हार करके ये घोषणा करा दी कि जो चोर हो वह मेरे दरबार में आकर के चोरी स्वीकार कर ले और चोरी की वस्तुएं बरामद कर दे तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। अब जब आधे राज्य का नाम सुना तो बड़े बड़े नामी चोर राजा के शहर के, कंचनपुर, रतनपुर शहर के बड़े बड़े नामी चोर महाराज के दरबार में पहुंचने लगे कि महाराज, आपकी चोरी हमने की है। तो राजा उनसे पूछता कि बताओ, तुमने यदि चोरी की है तो चोरी किस चीज की हुई है? अब श्रोताओं, वो चोरी नहीं की थी उन्होंने, वो तो केवल राज्य के लोभ में आ रहे थे कि महाराज आधा राज्य देंगे। कोई किसी वस्तु की चोरी बताता, कोई कलशों की चोरी बताता, क्योंकि वो तो सुन रखी थी, परंतु ऊंट की चोरी हुई, दूतियों की चोरी हुई, उनको नहीं बता पाते। और महाराज कहते, फिर माल कहां लाओ? यदि चोरी की है तो बताओ वो सामान कहां है। श्रोताओं, अब तो वो चोर कोई जवाब नहीं दे पाते और राजा उन्हें जेल में बंद करा देते। श्रोताओं, इस तरीके से राजा के पास प्रतिदिन कोई ना कोई चोर आता और राजा से कहता कि महाराज, हमने चोरी की है आपकी, क्योंकि वो राज्य के लोभ में आ रही थी। परंतु जब चोरी की हुई चीजें बरामद नहीं हो पाती तो राजा उन्हें जेल में डलवा देता। धीरे धीरे महाराज ने अपने राज्य के बहुत से चोरों को जेल में डलवा दिया, क्योंकि महाराज की शर्त थी कि चोरी बता दीजिए और चोरी की हुई वस्तुओं को वापस बरामद करवा दीजिए और मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। श्रोताओं, अब सेठ का लड़का मन में विचार करता है कि मुझे अब महाराज के पास चलना चाहिए। तो बिल्कुल फटे से वस्त्र धारण करता है और बिल्कुल गरीब हालत में, ऐसा लगता है कि वो चोरी करना ही नहीं जानता हो। सेठ के रूप में जाता है और महाराज के दरबार में पहुंचकर कहता है, महाराज, मैंने की है आपकी चोरी। तो राजा कहने लगा कि सेठ जी, क्या आप पागल हो गए हैं? आप गरीब सेठ हैं और फिर भी चोरी
राज्य के चक्कर में कि मैं आधा राज्य दे दूं, जेल में जाना और चाहते, जाओ तुम चोरी नहीं कर सकते। राजा ने उसे पहले दिन अपने दरबार से भगा दिया। श्रोताओं, दूसरे दिन भी वही सेठ का लड़का महाराज के पास फिर पहुंच जाता है कि महाराज चोरी मैंने की है। राजा कहने लगा कि भाई तुम राज्य के लोग में सेठ लोग हैं और वैसे ही क्यों जेल जाना चाहते हैं। इसलिए महाराज के नौकर और मंत्री संतरी उसे दूसरे दिन भी भगा देते हैं। अब श्रोताओं, तीसरे दिन पुनः सतीश चंद्र सेठ महाराज के दरबार में पहुंच जाता है। राजा से कहने लगा, महाराज आप किसी को भी ना पकड़ें क्योंकि आपका चोर मैं हूं। राजा के मंत्री कहने लगे, महाराज ये 3 दिन से लगातार आ रहा है, इसे भी जेल में बंद कर दो, पूछो ये कैसे चोर है। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा कहने लगा, बताओ सेठ जी तुम कैसे चोर हो। कि महाराज मैंने आपके कलशों को चोरी किया। राजा कहने लगे, कहां है मुझे बताओ। कि महाराज मैं सब सारी चीजें आपको बरामद भी कराऊंगा, आपके ऊंट को मैंने चोरी किया। राजा कहने लगा, वास्तविकता में सत्य बात है, और महाराज जो आपको आधा कटा हुआ, जिसका सिर कटा हुआ मिला था, वह मेरे पिताजी थे। राजा कहने लगा फिर कि महाराज आपने ये सोचा था कि कोई शहर में रोए नहीं, इसलिए सैनिक व्यवस्था हर घर पर कर दी थी, परंतु महाराज मुझे आपने रोते हुए नहीं देखा। मैंने ढकेल में केले भरे थे, आपको याद होगा, और उस चौराहे पर ढकेल लगाई थी जहां से आपका जुलूस निकल रहा था, और मैंने ढकेल को स्वयं उल्टा किया था, ना कि आपके सैनिकों ने। और ढकेल के बहाने से मैं खूब रोया था कि मैं गरीब हूं और मेरे केले फैल गए, और आपने महाराज इसके लिए मुझे 10 रुपए भी दिए थे, आपको याद होगा। राजा सोचने लगा कि ये सेठ इतना सातिर चोर। और महाराज दूसरी बात ध्यान से और सुनिए, तुम्हारे सैनिकों ने यह सोचा था, तुमने सोचा था कि सिर को चिता में कौन सम्मिलित करने आएगा, लेकिन मैं सन्यासी का रूप धारण करके गया था, पूछो तुम्हारे सैनिकों से, और मैंने उस सर को भी चिता में शरीक कर दिया, चिता में साथ में जला दिया। राजा कहने लगे कि तू वाकई में चोर है, मानता हूं मैं तुझे, परंतु मेरी दूती कहां है। कि महाराज 2 सैनिक भेजिए और उन्हें मेरे घर से एक कुआं है उसमें बंद है, वहां से निकलवा लीजिए। श्रोताओं, राजा अब तो स्वयं अपने मंत्री और सेनापति के साथ उस सेठ के घर आते हैं। आकर के देखते हैं तो दोनों दूतियां जो राजा की गुप्तचर थी एक कुएं में बैठी हुई थी, और वहां सेठ उन्हें रोटी डाल देता, ऊपर से पानी, और आराम से वो पानी पीकर रोटी खाकर सो जाती। सुबह शाम उन्हें कुएं से बाहर निकालता। राजा कहने लगा, चलो इन्हें बाहर निकालिए। गुप्तचरों को बाहर निकाला। राजा बोले, फिर कलश कहां है। कि महाराज आपके 21 कलश इस कुएं में रखे हुए हैं, इस पत्थर को हटवाइए। 4 सैनिक बुलाए, उस पत्थर को हटाया तो देखा 21 कलश उस कुएं में धरे हुए थे, रखे हुए थे। राजा कहने लगा कि मेरा ऊंट कहां है ये बता। कि महाराज इस कुएं के इस पत्थर को हटाइए, इसमें तुम्हारा ऊंट मृतक अवस्था में मिलेगा। राजा ने उस पत्थर को हटवाया तो देखा ऊंट मरा हुआ है। राजा कहने लगा, वाकई में आप बहादुर चोर हैं, बड़े दिमागदार चोर हैं। हे चोर, हे सेठ, मैं तुझसे प्रसन्न हूं और इसलिए मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं। सेठ कहने लगा, महाराज हम सेठ हैं, हम राज्य नहीं चला सकते, हमें तो आपके दरबार में एक छोटा सा पद दे दीजिए। श्रोताओं, राजा उस चोर की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर के उसे अपने दरबार में मंत्री का पद देता है, और उस दिन से सेठ प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, और राजा के दरबार में उच्च पद प्राप्त करके अपना जीवन बड़े आराम से व्यतीत करने लगा। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, परंतु इंटरेस्टिंग कहानी है। उम्मीद करता हूं आप अंत तक अवश्य सुनेंगे। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।